हेलो नमस्कार महादेव आप सभी को गुड इवनिंग। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार, जैसा कि रोज़ मैं एक सेगमेंट लेकर के आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उनकी तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, इसके लिए आई एम सो थैंकफुल। और आज उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज हमारे सामने जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उन 4 प्रश्नों से और कितने प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों को थोड़ा डेप्थ में गहराई में जाके समझने का प्रयास करेंगे। और एक यूज़र अपने रहे, उनका ये कंप्लेन था कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहते हैं, थोड़ा मुस्कुरा दिया करिए। तो बिल्कुल मैं तो खूब मुस्कुराऊँ, लेकिन क्या बताया जाए कि क्लास है, इसको पहले ओवर भी करना है, कंप्लीट भी करना है। तो आपके इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम लोग देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि घरानों की नींव किस काल में पड़ी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि घराने हैं क्या। घराने जो रहे वह शास्त्रीय संगीत विधा में एक स्पेशलाइजेशन आप कह लीजिए। ये जो स्पेशलाइजेशन था यह घरानों की पहचान थी। जो संगीतकार थे, जो म्यूजिशियन थे, उन लोगों को राजाश्रय मिलना प्रारंभ हुआ। उस समय हर कोई इस चीज़ को बहुत ही आदर भाव से नहीं देखता था, ऐसा भी समय काल आया हुआ था। क्योंकि जब से हमारे देश पर मुग़लों का आक्रमण हुआ, आप मान के चलिए कि अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री के बाद से धीरे धीरे संगीत विलासिता का विषय बन चुका था और विलासिता का विषय अग्रसर होता गया, बढ़ता गया। बीच बीच में कुछ महान विभूतियाँ आई जो इसकी प्योरिटी को फिर से बचाया, इसको आगे बढ़ाया। लेकिन यह एक तरह से जो है विलासिता की सामग्री बनती चली गई। तो हर कोई इससे पहली बार जुड़ता नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि कम्युनिकेशन के ये माध्यम नहीं थे कि किसी प्रकार से हम अपनी बातों को सभी लोगों के बीच तक पहुँचा सकें। उसके बाद की ये चीज़ थी कि उस समय जो आप समझ लीजिए कि जीवन पद्धति जो लोगों की थी वो ये थी कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, ये मेन फैक्टर जो कि पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था उसकी जो वंशावली होती थी वह उसी कार्य को आगे बढ़ाती थी। तो इसी प्रकार से जो संगीतज्ञ हुए, उन संगीतज्ञों की जो पीढ़ियाँ हुई वह संगीत से जुड़े कार्यों को ही आगे बढ़ाई और वह धीरे धीरे एक घराने में परिवर्तित हो गया। अब घराने क्या होते थे कि एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, जितने भी राज्य हुआ करते थे उन सभी राज्यों में कलाकारों की एक मंडली हुआ करती थी, एक समूह हुआ करता था और वे सभी समूहों को राजाश्रय प्राप्त हुआ करते थे। राजा की ओर से आश्रय मिलता था। उनका बस ये कार्य होता था कि वह राजा का मनोरंजन करें और उसके एवज में जो राजा होते थे वह उनको पुरस्कृत किया करते थे, उनके जीवन यापन की चीज़ों को उनको प्रोवाइड किया करते थे। ये भी नहीं था उस समय कि नहीं कहीं कंपटीशन कराया जाए, हमको प्रतिस्पर्धा करानी है, नए बच्चों को लेकर के, नई प्रतिभाओं को लेकर के बाहर आना है। ये सब ट्रेडिशन उस समय नहीं था। लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि क्या होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो घरानों की उत्पत्ति वहाँ से हुई और घरानों की अपनी एक पहचान हुआ करती थी। एक घराना दूसरे घराने की गायन शैली में कुछ न कुछ विशेषताएं और विशेषताएं जरूर रहती थी, भिन्नताएं जरूर रहती थीं और इन्हीं भिन्नताओं के कारण एक घराना दूसरे घराने से अलग रहा करता था। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है कि घरानों की नींव किस काल में पड़ी। भरत काल, मौर्य काल, राजपूत काल, ब्रिटिश काल। अब सिंपल सा है कि आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है उसमें भरत काल जो है वो बहुत पहले का काल है, वह रहेगा नहीं। मौर्य काल का भी समय पीरियड वही रहा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ब्रिटिश काल सबसे बाद का रहा। ब्रिटिश काल के बारे में भी आप जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको यहाँ के कल्चर से, इंडियन म्यूज़िक से कोई लेना लादना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उनको बस था यहाँ पे राज करना, यहाँ से पैसे इनकम करना, लेकर के अपने देश की तरफ जाना। तो बचता है राजपूत काल। राजपूत काल तो इस क्रम में घरानों की नींव किस काल में पड़ी, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, राजपूत काल होगा। ठीक है। तमाम तरह के घराने आप लोगों ने
तबले घरानों के विषय में पढ़ा होगा, आप लोगों ने गायन के घरानों के विषय में पढ़ा होगा। आपका ग्वालियर घराना रहा, आपका दिल्ली घराना रहा, आपका बनारस घराना रहा, लखनऊ घराना रहा। अलग अलग विधाओं में, कोई नृत्य विधा में आगे की ओर बढ़ रहा है, कोई वादन की विधा में आगे की ओर बढ़ रहा है, कोई गायन की विधा में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, विधाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे घरानाओं का निर्माण होता गया। सबसे प्राचीन घरानों की लिस्ट में ग्वालियर घराना माना जाता है। यह माना जाता है कि ग्वालियर घराना जो है वह सबसे पुराना गायन का घराना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुल शब्द किस वाद्य से जुड़ा हुआ है? गुल का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो गुल का शाब्दिक अर्थ होता है गोंद। गोंद का काम होता है जोड़ने का। तो ऐसा कौन सा वाद्य है जिसमें दो पार्टों को जोड़ करके एक वाद्य का निर्माण किया जाता है? तो आप मैक्सिमम जो भी मुख्य तत्वाद्य देखेंगे, जैसे आपका सितार हो गया, आपका मीड़ा हो गया, आपका तानपुरा हो गया, उसमें आप लोग देखेंगे कि एक भाग डांड होता है जो पतला लंबा भाग होता है, दूसरा भाग एक तुम्बा होता है। तो तुम्बा और डांड जहाँ जुड़ा होता है उस पार्ट को ही गुल कहते हैं, क्योंकि वह गुल के माध्यम से जोड़ा गया रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुल। डांड और तुम्बा ये दोनों जहाँ जुड़ते हैं, या तबली जो कह लीजिए आप, जहाँ पे ये जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है? गुल बोला जाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं? डांड भी मिल रहा है और तुम्बा भी मिल रहा है। तो हमको पता है कि तबला में ऐसा कुछ नहीं होता, बांसुरी में ऐसा कुछ नहीं होता, मृदंग में ऐसा कुछ नहीं होता, तो मात्र एक सितार बजता है। तो सितार एक वाद्य है जिससे जुड़ा हुआ शब्द आपका गुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगले का है कि कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो आप लोगों को हमने एक बात बताई हुई थी कि जितने भी बड़े वादक हैं उनका संबंध किस घराने से है, उनका संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बताई हुई हैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास की हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि यह किस वाद्य से इनका संबंध है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी लेवल पे आप ये कतई मत सोचिए कि मुझसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। जितने भी छोटे क्वेश्चन आपको लगता है कि बस एक शब्द में इसका उत्तर निकल जा रहा है, तो वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंठे महाराज का संबंध बनारस के तबले घराने से था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तबला होगा। और ये जो क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि घरानों की नींव किस काल में पड़ी, गुल किस वाद्य से जुड़ा हुआ है, कंठे महाराज का संबंध किससे है, जमजमा किस पर बजाया जाता है। कुछ लोग हमको कमेंट करके हमको बोले कि सर नृत्य विधा से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया करिए। तो नृत्य विधा से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके वादन के लिए, या आपके गायन के लिए और आपके नृत्य के लिए, तीनों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं कि मैं नृत्य में बिंदा नील लिख करके क्वेश्चन पूछूंगा, कालिका प्रसाद लिख के क्वेश्चन पूछूंगा, ईश्वरी प्रसाद लिख करके क्वेश्चन पूछूंगा, जयपुर घराना, रायपुर घराना लिख करके पूछूंगा, तभी वो नृत्य का क्वेश्चन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घराने कथक में भी हैं, घराने नृत्य शैली में भी हैं। तो घरानों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपसे जब घराना पूछा जाएगा तो बस नृत्य वाला घराना पूछा जाएगा, बाकी कोई घराना नहीं पूछा जाएगा। इस वहम से निकलिए। ठीक है, अगली चीज, गुल शब्द अब नृत्यकार हो, नृत्य कर रहा हो, तो उसके नृत्य के परफॉर्म में इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर वे में लगते हैं। सितार एक ऐसा वाद्य है जो कि हर फॉर्म में चलता है। गायन में भी इसका उतना यूटिलाइजेशन है जितना यूटिलाइजेशन इसका सोलो वादन में, जितना यूटिलाइजेशन इसका कथक डांस फॉर्म में है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। मैं प्रयास भी करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊँ जो कि सबके लिए बराबर का वैल्यू रखता हो। ठीक है, तो जो नृत्य वाले कन्फ्यूज़न में है उस कन्फ्यूजन से निकल जाए और इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, जमजमा किस पर बजाया जाता है। अब देखिए, जमजमा एक बड़ी ही विशेष टेक्निक होती है और हर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है वो बेंजो ही क्यों न बजाता हो, लगभग हर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो होता है वो इस क्रिया को अच्छी प्रकार से करता भी है और जो श्रोता है उसको सुनने में पसंद भी आता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है जमजमा में
कि एक ऊपर के स्वर को हम पकड़ लेते हैं। जैसे सपोज विद दैट, मान लीजिए कि आपने गिटार, आप गिटार बजा रहे हैं, आप गिटार में सी नोड को दबा लिया अपने फिंगर से, सी आपने दबा लिया और वायर को आपने प्लग कर दिया और उसके बाद अपनी दूसरी उंगली से उसको बार बार छू रहे हैं और हटा रहे हैं, छू रहे हैं हटा रहे हैं, तो एक ध्वनि का संचार होना शुरू होता है। एक तेज बज रही, दूसरी उसको छूते हुए हल्की हल्की बार आगे निकल रही है, ठीक है। तो ये जो ध्वनि का विस्तार जो होता है और यह जो क्रिया होती है, यह जो क्रिया है यह जमजमा कहलाएगी। और यह जो ध्वनि विस्तार होता है यह जमजमा का प्रतिरूप होता है, या फिर वह ध्वनि होती है जिसके लिए जमजमा का प्रयोग किया जाता है। अब भाई प्रैक्टिकली होता अगर इस टाइम मेरे पास गिटार, मैं आपको सुना देता उस चीज़ को, लेकिन अब निकालना पड़ेगा हमको बैग में से, तब तक वीडियो लंबी खिंच जाएगी। तो जमजमा ये चीज़ होता है कि हम पहले स्वर को पकड़े, वायर को क्लिक किया और दूसरी उंगली से उसको बार बार छू रहे हैं और हटा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ जमजमा होता है। और ये होता किस पे है? अब सिंपल सी बात है, ढोलक में तार की कोई व्यवस्था नहीं है, बांसुरी की कोई चीज़ नहीं है, झाल जो होता है घनवाद्य की श्रेणी में आता है, इसमें स्वरों से कोई लेना देना है नहीं, सिंगल एक स्वर का होता है, क्योंकि 12 स्वर के लिए अलग अलग झाल आता है, घनवाद्य की श्रेणी का वाद्य है। ये जो सितार है, सितार में है क्रिया जोरों से होती है और मुख्य रूप से सितार पर ही जमजमा बजाया भी जाता है, या फिर बजाने को सब पे लोग बजाते हैं जितने तत्वाद्य हैं, लेकिन इसका जो जमजमा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, या फिर इसके लिए जमजमा इसके लिए जाना जाता है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो आज इस छोटे से सेगमेंट में कुछ चीज़ों को मैं बताने का प्रयास किया, कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आने वाली वीडियोस में ऐसे और क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा और बहुत अपने टारगेट के मैं नज़दीक हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि जैसे ही मेरे चैनल पे अथॉरिटी मुझे मिल जाती है, 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वैसे ही मैं यूट्यूब पे आकर के लाइव क्लासेस लूँ और वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से पूछूँ, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन ले करके मान लीजिए मैं उससे 15 क्वेश्चन इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उससे मैं, लेकिन उससे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ। लेकिन मजबूरी होती, वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर वीडियो को एडिट करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस लगता है। आप भी उस चीज़ को समझ सकते हैं कि 10 मिनट का वीडियो बनाने के बाद कितना टाइम वेस्ट होता है आदमी का, फिर कितना काम करना पड़ता है उसको। तो जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे हम लोग लाइव एक दूसरे से मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में हो तो आप प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर वाली ये जो लिमिट है वो हम लोग पूरी कर लें, और उसके बाद हम लोग फिर एक अपने नए सफ़र पे आगे की ओर बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। महादेव।